हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 14 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम डेली यूपीएससी के द्वारा पूछे गए टॉपिक वाइज हम कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। और देखो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उम्दा सेशन रहने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हर साल एक सवाल वो बना रहा है और रिसेंट ट्रेंड ये है कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल से बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत डीप लेवल के सवाल वैसे आपसे पूछ रहा होता है। और कभी उलझुल स्टेटमेंट दे देगा, जैसा ये 2025 का सवाल है। 24 में भी फिफ्थ शेड्यूल से आया था, 23 में भी आया था, तो रेगुलरली आ ही रहा है, लेकिन काफ़ी डेप्थ में आ रहा है। तो हम रियल जो टेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल का, उसके थ्रू इसे कवर करेंगे आज। और जितने भी आज तक पीवाईक्यू आए हैं वो सारे इसमें होंगे। आप पॉज कीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश आप कीजिए। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल, क्या क्या काम हो जाते हैं? State government loses its executive power in such areas, and a local body assumes total administration. दूसरी स्टेटमेंट है कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। एक्चुअली ये दोनों ही बोगस स्टेटमेंट्स हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि लोकल बॉडी, आपकी पंचायती राज बॉडी, आपका अर्बन लोकल बॉडीज, इनको इंडिया में इतनी ज़्यादा पावर या अथॉरिटी कहीं मिली होगी कि स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ये ओवर पावर कर जाए? नहीं। दूसरी बात कि फिफ्थ शेड्यूल में तो इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी भी नहीं गई है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट की जाती है सिक्स शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में तो शेड्यूल्ड एरियाज में उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी भी नहीं गई है। तो ये मतलब अब इसकी मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं? जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसकी मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं? समझ रहे हो? ये इलॉजिकल स्टेटमेंट बनाई गई है और बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा ये, यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज। अब वो क्या सर्कमस्टांसेज है ये भी कहीं डिफाइंड नहीं है। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नर, देखो इसको, ये कहीं पे भी आपको फिफ्थ शेड्यूल में तो मिलता नहीं है। अगेन ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती है ये चीज़। दूसरी बात, एक बात ये समझो, जब भी आप देखेंगे ना फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की लैंग्वेज, जब भी आप देखेंगे उसमें कहीं आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, सीएम का कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, कोई रेफरेंस नहीं। जो दो पार्टियां इसमें है वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट ही ऐसा होता है, आपको कहीं प्राइम मिनिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। बीच बीच में कहीं गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के लिए ये बात तो याद रखो, कहीं पे भी आपको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। वहां गवर्नर और प्रेसिडेंट ये दो टर्में यूज की गई होती है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं के नाम पे अपने सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रहे होते हैं। तो दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है, ये बात आप समझिए। अब यहां से हम फिफ्थ शेड्यूल पे उन्होंने जितने सवाल आज तक पूछे हैं सारे देखेंगे ही, और कुछ बाकी शेड्यूल्स को भी कवर करेंगे। जैसे देखो, शेड्यूल पे वो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, एक ही सवाल यहां बार बार रिपीट हुआ है। 1998 में सेम क्वेश्चन आया था, 2014 में सेम, कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन कहां कवर्ड है? 10th शेड्यूल में। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में। अब ये बाकी शेड्यूल किस चीज से डील कर रहे हैं, इन्हें हम देखेंगे। 10th शेड्यूल में प्रोविजन क्या है? 10th शेड्यूल में प्रोविजन है भाई साहब कि अगर आप डिफेक्ट करते हैं, अगर आप डिफेक्ट करते हैं, अपनी पार्टी चेंज करते हैं, तो तीन केसेस हो सकते हैं। एक, अगर आप किसी पार्टी से इलेक्टेड मेंबर्स हो, अगर आप किसी एक पार्टी से इलेक्टेड मेंबर्स हो, आपने मान लो लोकसभा के इलेक्शन लड़े ही थे कांग्रेस से, पार्टी इलेक्टेड मेंबर। एक, अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो। एक, अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर्स हो। ये दोनों चेंज कर ही नहीं सकते हैं अपनी पार्टी, ये बात समझो। इंडिपेंडेंट मेंबर भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है वंस इलेक्टेड। पार्टी इलेक्टेड मेंबर तो चेंज कर ही नहीं सकता है पार्टी। हां, अगर किसी पार्टी इलेक्टेड मेंबर को पार्टी ने निकाल दिया, है ना, वो पार्टी इलेक्टेड मेंबर तो अपनी पार्टी अपनी विश से छोड़ भी नहीं सकता है, ये बात भी समझो। चेंज करना दूर, वो छोड़ भी नहीं सकता है। इंडिपेंडेंट मेंबर को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपनी पूरी टर्म में। चेंज किया तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 महीने के अंदर अंदर जो है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी पार्टी की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं करेंगे पार्टी अपनी। ये रूल्स क्या स्पीकर पे लागू होते हैं? नहीं। स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं,
लेकिन क्या स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन करके अपनी पार्टी चेंज कर सकते हैं क्या? नो, स्पीकर ऑल्सो कैनॉट चेंज द पार्टी. स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, बट ही कैनॉट रिजाइन फ्रॉम वन पार्टी एंड देन चेंज द पार्टी. पार्टी वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, बी अ स्पीकर, एंड देन वंस ही सीजेस टू एग्जिस्ट एज ए स्पीकर, मान लो वो रिमूव कर दिया गया उस स्पीकर की पोस्ट से, या फिर मान लो वो रिजाइन कर दे स्पीकर की पोस्ट से, आफ्टर दैट ही कैन रीजॉइन द पार्टी, ओरिजिनल पार्टी ओनली. अपनी उस टर्म में वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल पार्टी ही ज्वाइन कर सकते हैं. समझ रहे हो? ये दूसरा केस हुआ. इंपॉर्टेंट बात है, स्पीकर पे आपसे सवाल पूछ सकते हैं. तो हमने 2 केसेस देखे. ये तो सबको पता होता है, स्पीकर वाला काफी लोगों को पता नहीं होता है. सो स्पीकर के पास क्या ऑप्शन है? अपनी पार्टी से रिजाइन कर दे, ऑप्शन 1 कर दे, और एकदम इंडिपेंडेंट बन के रहे अपनी रेस्ट ऑफ द 5 ईयर की टर्म के लिए. दूसरा ऑप्शन क्या है? स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, ठीक है, देन रिमेन द स्पीकर, बट once he resigns from the post of speaker या once he is removed from the post of speaker, उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन सिर्फ वही ओरिजिनल पार्टी जिससे उसने रिजाइन किया था या जिससे वो इलेक्ट होके आया था. अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तब भी वो गया. समझ रहे हो? तो स्पीकर के पास ये ऑप्शंस रहते हैं पार्टी चेंज करने के, है ना. अब आते हैं बाकी स्केड्यूल पे, क्योंकि बाकी स्केड्यूल पे यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आप मुझे बताएंगे कि वो थ्रेशोल्ड क्या है जहां पे अगर एक पार्टी का एक फैक्शन है ना, पार्टी का एक फैक्शन पार्टी से अलग हो गया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया मान लो, तो उस थ्रेशोल्ड के ऊपर मर्जर कंसिडर किया जाएगा, डिफेक्शन नहीं. वो थ्रेशोल्ड क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वो थ्रेशोल्ड पहले क्या था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू वो अमेंड किया गया, कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Which of the following pairs of the schedule in the Constitution of India and its content is not correctly matched? Not correctly matched. 8th schedule languages, बिल्कुल. कितने लैंग्वेजेस? 22. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन कौन से 3 ऐसे अमेंडमेंट थे, है ना, कौन कौन से 3 अमेंडमेंट हैं जो कि लाए गए और जिन्होंने 8 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये पिछले सेशंस में ऑलरेडी कवर किए हैं, ये एक रिवीजन का है. सेकंड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, नो. फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, यस. 10th शेड्यूल प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यस. फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करने के लिए क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत है? यस. अंडर आर्टिकल 368, यस. अगर फोर्थ शेड्यूल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट को अगर आपको अमेंड करना है तो क्या उसके लिए स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है? यस. बट इन ऑल केसेस नो. कौन से केसेस में अप्रूवल की जरूरत नहीं है और कौन से केसेस में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है? जहां पे भी आप नया स्टेट क्रिएट कर रहे हो अंडर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, नया स्टेट जब भी आप कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, स्टेट की बाउंड्री में चेंज कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे अगर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है, उस वक्त अंडर आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 अगर आप अमेंडमेंट ला रहे हो तो वो ये वाला अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होगा. समझ रहे हो? वो सिंपल मेजोरिटी से लाया जा सकता है और उस अमेंडमेंट के थ्रू आप फोर्थ शेड्यूल को भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हैं. हाउएवर नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जहां आर्टिकल 3-4 इन्वॉल्व नहीं है, जहां स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा और उसके लिए स्टेट्स के अप्रूवल की भी जरूरत होगी. ये बात ध्यान रखिए. सेकंड शेड्यूल पे आइए. सेकंड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन के फॉर्म्स नहीं है. यहां पे सैलरीज एंड अलाउंसेस लिखे हुए हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस. आगे कहीं खाली पेज है क्या? खाली पेज नहीं एडिट है, ठीक है. यहां पे सेकंड शेड्यूल में आपके सैलरीज एंड अलाउंसेस लिखे हुए हैं. सेकंड शेड्यूल सैलरीज एंड अलाउंसेस किन किन के? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के. इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेज इसमें लिखी गई है. इसमें ना तो एमपी की सैलरी एंड अलाउंसेज है, ना एमएलए की सैलरीज एंड अलाउंसेज है. यहां वो आपसे फंसा सकता है. इनकी इसमें सैलरीज एंड अलाउंसेज मेंशन्ड है.
हालांकि बाद में इन्हें चेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट इन्हें चेंज कर सकती है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तब क्या सैलरीज एंड अलाउंसेस थी, वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन थी। बाद में पार्लियामेंट बाय लॉ एक कानून बना करके इनकी सैलरीज वगैरह चेंज कर सकती है, जो कि हुई भी है। उसके लिए अलग अलग है ना एक्ट बने हैं। फिर भैया ये फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ लिखे हुए हैं? ये सेकंड नहीं, ये थर्ड शेड्यूल में लिखे हुए हैं। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन लिखे गए हैं, किस किसके? एक्सेप्ट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनके ओथ एंड अफर्मेशन इसमें लिखे हैं। प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 60 में अलग से है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 69 में अलग से है, अलग से लिखी गई है। तो वो आपको थर्ड शेड्यूल में नहीं मिलेगी, यहां वो आपसे फंसाएगा। थर्ड शेड्यूल में किन किन के ओथ एंड अफर्मेशन है? यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स, है ना, यूनियन और स्टेट के एमपीज एंड एमएलएस, इनकी जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो इसमें मिलती है। स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ, एंड इवन एमपी एमएलए के कैंडिडेट्स। ये याद रखना, एमपी और एमएलए के जो कैंडिडेट्स हैं, एमपी और एमएलए की ओथ एंड अफर्मेशन तो है ही है, उनके कैंडिडेट्स, मान लो जब वो कैंडिडेट थे, जब वो एमपी एमएलए नहीं भी थे, तो कैंडिडेट्स को भी अपनी एक ओथ एंड अफर्मेशन देनी पड़ती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। वो ओथ एंड अफर्मेशन भी थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है, याद रखना है। क्या इसमें स्पीकर की ओथ एंड अफर्मेशन है? डेप्यूटी स्पीकर की ओथ एंड अफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर डू नॉट टेक ओथ एज स्पीकर और डीएसपी। इनकी ओथ एज एमपी और एमएलए ही होती है, इनकी अलग से ओथ नहीं होती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, नहीं। ये बात आप समझिए, समझ रहे हो? बस फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? सिक्स शेड्यूल, ठीक है। सिक्स शेड्यूल पे जब सवाल आएंगे तब हम सिक्स शेड्यूल को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिफ्थ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट? It relates to the provision, it relates to special provision for administration in certain areas except for असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये याद रखना, फिफ्थ शेड्यूल AMTM पे लागू नहीं होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वाई? क्योंकि इनमें सिक्स शेड्यूल लागू होता है, सिंपल। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स आर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस अंडर फिफ्थ शेड्यूल। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। कितने मेंबर होंगे? अप टू 20। वो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, अप टू 20 ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है ना, इसमें मेंबर होंगे। और इन अप टू 20 मेंबर्स में से 3/4 मेंबर्स उस स्टेट के एसटी एमएलए के होंगे। उस स्टेट के जो एसटी एमएलए हैं, अप टू 3/4 मेंबर्स ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के एसटी मेंबर्स के ही होंगे। मान लो स्टेट में इतने एसटी एमएलए है ही नहीं कि वो 3/4 सीट्स को फिल कर पाए, तो जो बची हुई सीट्स हैं वो बाय अदर मेंबर्स ऑफ दो शेड्यूल ट्राइब फुलफिल की जाएगी। कैसे? मान लीजिए किसी एक स्टेट में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है 20 मेंबर की, इसका 3/4 हुआ है ना, आई थिंक 15 मेंबर्स। मान लीजिए वहां पे सिर्फ 13 मेंबर्स हैं एसटी एमएलए के, है ना, सिर्फ 13 एसटी एमएलए है उस स्टेट में। तो जो बचे हुए दो लोग हैं वो कोई भी हो सकते हैं एसटी कम्युनिटी के, वो वहां के जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, कोई और। सर्विंग एडमिनिस्ट्रेटर तो कैसे ही होगा, है ना, एक्स ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, कोई और। तो उन्हें गवर्नर वहां नॉमिनेट करेंगे। गवर्नर इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक रेगुलेशंस टू प्रोहिबिट ट्रांसफर लैंड बाय अमंग द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ये गलत है, पूछा है, नॉट करेक्ट। गवर्नर इज ऑथराइज्ड, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज द आंसर। गवर्नर ऑफ द स्टेट विच, है ना, जहां पे स्केड्यूल्ड एरियाज है, सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। बिल्कुल, गवर्नर्स को रिपोर्ट जारी करनी होती है। अब देखो ये यहां कहां लिखा हुआ, एक इंपॉर्टेंट बात, फिफ्थ शेड्यूल की जब भी बात आए तो ध्यान में रखना प्रेसिडेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स होती है, इतना ध्यान में रखो। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के बीच एक डिफरेंस है। सिक्स शेड्यूल में गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती है। कैसी? मान लो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट की गई, ये एक एडीसी है ना, ये स्टेट की एक एडीसी है। अगर इसकी बाउंड्री चेंज करनी है, अगर इसके अंदर छोटे ऑटोनोमस रीजन और बनाने हैं, छोटे छोटे रीजन, वो कौन बनाएगा? वो गवर्नर बनाएगा। सिक्स शेड्यूल में ये प्रोविजन है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या प्रोविजन है? नंबर 1, कौन से स्टेट्स फिफ्थ शेड्यूल में ऐड होने हैं?
कौन से स्टेट्स का कौन से एरिया, कौन सा रीजन फिफ्थ शेड्यूल में ऐड होना है, कौन सा एरिया फिफ्थ शेड्यूल के अंडर आएगा, है ना। और इंपॉर्टेंट बात कि फिफ्थ शेड्यूल का अगर रीऑर्गेनाइजेशन करना है एरियाज का, वो कौन करेगा? ये सारे काम प्रेसिडेंट कर रहा है, ये गवर्नर नहीं कर रहा है फिफ्थ शेड्यूल में, इसीलिए प्रेसिडेंट के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स होती है। इनफैक्ट फिफ्थ शेड्यूल के अंडर अगर कोई रेगुलेशन भी बन रही है जो गवर्नर बनाएगा, गवर्नर इज नो डाउट एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन इन फिफ्थ शेड्यूल एरिया, लेकिन वो रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने से पहले प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, सैंक्शनड होने चाहिए, प्रेसिडेंट का उसमें असेंट होना जरूरी है उन रेगुलेशन में, इसीलिए प्रेसिडेंट की ज्यादा पावर्स है फिफ्थ शेड्यूल एरिया में। एंड इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई स्टेट है, आजकल फिफ्थ शेड्यूल के अंडर 10 स्टेट्स हैं, मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि यार एक और स्टेट है ना, एक और कोई स्टेट है, मान लो गोवा फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है, अब प्रेसिडेंट चाहते हैं कि यार गोवा को भी सेम प्रोविजन लाए जाएं जो फिफ्थ शेड्यूल जैसे प्रोविजन हो, क्योंकि यहाँ पे भी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एसटी एससी है, मान लीजिए है एसटी, है ना, तो भैया उस गोवा को भी, है ना, तो प्रेसिडेंट विदाउट इंक्लूडिंग गोवा अंडर फिफ्थ शेड्यूल में इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल इन दिस स्टेट एज वेल, है ना, ये फिफ्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट कि भैया ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है, ये बात ध्यान में रखो आप, ये सारे काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और इंपॉर्टेंट बात है, अगर फिफ्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत उसके लिए अलग से नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं, तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। Who among the following is given discretionary powers under 5th schedule of India to set up tribes advisory council in the state where scheduled tribe but not scheduled area? That means किसी स्टेट में अगर एसटी है लेकिन वो फिफ्थ शेड्यूल के अंडर नहीं है, फिर भी अगर वहां ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ऑल्सो इन एनी स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब बट नॉट शेड्यूल्ड एरिया देयर इन, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बात समझ रहे हो? लेकिन ये ना, ये लैंग्वेज गलत है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही सारा हो रहा है, तो ये यूपीएससी की लैंग्वेज भी गलत है। फिर मैंने बताया कि गवर्नर के पास पावर है, बिल्कुल रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल एरिया के लिए, लेकिन है ना, ये भी बता सकते हैं कि भैया कितने मेंबर होंगे उस काउंसिल में, अप टू 20 होंगे ना, तो वो 15 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, कितने होंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, और कैसे कैसे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, वो सब गवर्नर उसके लिए रूल बना सकता है ना, कंडक्ट के लिए रूल बना सकता है, इंसिडेंटल मैटर्स के लिए रूल्स बना सकता है ना, इन सब चीज़ों के लिए वो रूल बना सकता है। और वो रेगुलेशन ये इस चीज़ के लिए बना सकता है कि भैया अगर कोई फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कोई एरिया है तो वहाँ एसटी की जो लैंड है वो नॉन एसटी लोगों के लिए ट्रांसफर करना बैन किया जा सकता है ना, एनी सच रेगुलेशंस मे प्रोवाइड फॉर दिस, ऐसी चीज़ें वो बना सकता है ना, कैरिंग आउट द बिजनेस, मनी लेंडिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा, इनको रेगुलेट करने के लिए वो रेगुलेशन बना सकता है। लेकिन ये जितनी भी ऊपर रेगुलेशन प्रोवाइड की गई है ये सारी प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही इंप्लीमेंट होगी, और ये जितनी भी रेगुलेशन यहां बनाई जा रही है, ये वाली जो रेगुलेशन बनाई जा रही है, ये रेगुलेशन गवर्नर बना सकता है, लेकिन रेगुलेशन बनाने से पहले ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को मैंडेटरीली कंसल्ट करना जरूरी है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की जो एडवाइस होगी वो मैंडेटरी नहीं है, वो उसे फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, कंसल्टेशन मैंडेटरी है, उनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, कंसल्टेशन मैंडेटरी है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो। तो गाइज नाउ इट कम्स टू डिस्क्लोजिंग आर ऑफरिंग्स। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नए लर्नर है, ये हमारा एक बहुत बड़ा, है ना, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पीवाई रिसर्च प्रोग्राम है। देखो ये तो एकदम कुछ भी नहीं है, ये चिंदी जैसी चीज़ है जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे। भाई इस तरीके से करंट के साथ लिंक करके आपके जितने भी, है ना, ये आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैं अगेन हर वीडियो में आपको कहता हूँ ये चीज़ें आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी कि भाई एक ही जगह आपको सारे PYQ करंट लिंकेजेस, है ना, आपका जो NCERT लिंकेजेस, रिवीजन ओरिएंटेड वीडियोस, 150 घंटे तक का आपको इसमें वो मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, डेली 2-3 घंटे आपने अपने देने हैं, आना है, बैठना है, इसी तरीके से आप रिवाइज करेंगे।
और इसी तरीके से डिकोड होती है भाई चीज़ें। वाई? बिकॉज वी बिलीव इन नॉलेज। हम यहाँ ट्रिक्स नहीं सेल कर रहे हैं कुछ भी। और क्योंकि इसमें इतने एफर्ट लग रहे हैं तो ये अराउंड 4K के आसपास आपको ये कोर्स मिलेगा। आप एनरोल कीजिए इसमें, क्योंकि ये तो बस 5% के आसपास है जो आपको यूट्यूब में मिलता है इधर, है ना। ये बिल्कुल छोटे सेशंस हैं, 1-1 घंटे के सेशंस इसमें आपको हैं। आप अपनी मर्जी से कभी आइए, बैठिए, दिन में 2-3 घंटा दीजिए, एंड ट्रस्ट में आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। सो विदाउट डिले, चाहे आप 26-27 के लिए एनरोल कर रहे हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और एनरोलमेंट आपकी वैलिड होगी, मैं पहले बता दूं, CAPF के पेपर तक, CAPF 2026 तब तक आपकी एनरोलमेंट वैलिड होगी। तो वो लोग जो ना सिर्फ CSC बल्कि CAPF की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। अब जो भी हमने यहाँ अभी स्टडी किया, देखो यूपीएससी ने कैसे यहाँ से सवाल बनाए हैं। 2019 में इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन से स्केड्यूल के अंडर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड और टू द प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो वही बात है, 5th शेड्यूल में ये लिखा हुआ है ना। अगली बात, इफ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल, इनमें से क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कॉन्सिक्वेंसेज को, बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है कॉन्सिक्वेंसेज को। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। अगेन, अगर वो बोले कि क्या ये मैंडेटरी कॉन्सिक्वेंस है, नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट इट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, बाकियों में से ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, समझ रहे हो। मैंडेटरी नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नर रेगुलेशन बनाएगा, अगर ऐसी रेगुलेशन बनाई गई हो तभी ऐसा होगा। सच रेगुलेशंस मे प्रोवाइड, मे लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है ये कि ऐसा होगा ही होगा, नहीं, गवर्नर डिक्लेयर कर सकता है कि ऐसा हो जाए। फिर देखो ये भी सवाल है, 5th शेड्यूल में इनमें से कौन से स्टेट्स नहीं आते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा है, जो 6th शेड्यूल में है वो 5th शेड्यूल में नहीं है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 2 और 3 इसका आंसर है। फिर देखो यहाँ सवाल CDS में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में लाया गया, 6 कम्युनिटीज से रिलेटेड है ना, वो सॉरी 5 कम्युनिटीज से रिलेटेड, वो 6 कम्युनिटीज से रिलेटेड, वो कौन से उसमें नहीं लागू होता है। तो वो 6th शेड्यूल एरिया में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वो लागू नहीं होते हैं। सेम सवाल उन्होंने यहाँ पे भी पूछा हुआ है कि स्केड्यूल्ड एरिया, दैट इज 5th शेड्यूल एरिया जो है, इसके बारे में क्या चीज़ें सही है ना। within a state notification of an area as scheduled area takes place through the order of the president। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पीछे देखा कि कौन scheduled area डिक्लेयर कर रहा है, प्रेसिडेंट, नॉट गवर्नर। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द scheduled एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस और द ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, कहाँ पता चला, आगे हम देखेंगे। ये आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, ये वाले टेक्स्ट, ये आगे आपको मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न, मैंने आपको बोला ना, जहां पे भी ऐसे मिले ना, यूनियन, होम मिनिस्ट्री, फलाना ढिमकाना, तो 5th और 6th शेड्यूल में इनका मेंशन ही नहीं है, तो ये झूठ बातें हैं। रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा? गवर्नर, टू होम द प्रेसिडेंट। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, काफ़ी अच्छी मैगजीन है, इसी में आपको ये मिलेगा कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो 5th शेड्यूल के अंडर है वो डिस्ट्रिक्ट होता है, और लोएस्ट जो है, जो छोटा है, वो ब्लॉक लेवल का होता है। तो इसमें 5th शेड्यूल में आपको जो है 10 के आसपास आपको ये मिलेंगे, है ना, 10 के आसपास स्टेट कवर होते हुए मिलेंगे। फिर देखो ये भी है कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 26 है, सेक्शन 1026 है, इसके तहत कौन कौन से स्टेट्स के लोग एग्जेम्प्ट किए गए हैं फ्रॉम इनकम टैक्स। याद रखो, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट फॉर आसाम, आसाम के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने एसटी है, सारे लोग नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने एसटी है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, याद रखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस और डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब, ना, गलत बात है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, ना, ये भी गलत। ये सही बात है एकदम। क्यों? क्योंकि आप देखो कहीं पे मान लो तमिलनाडु का बंदा यूपी PCS भर रहा है, वो अगर वहाँ पे तमिलनाडु में एसटी है तो यूपी में वो एसटी के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। क्यों? आगे देखते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, अच्छा बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो गया, सॉरी उसके लिए। देखो आर्टिकल 342 क्या कहता है कि भाई पहले जो आपको लिस्ट जारी की जानी है, एसटी की लिस्ट जारी कौन करेगा? पहली लिस्ट वो प्रेसिडेंट जारी करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने 1950 में एक एसटी ऑर्डर लाया, SC ST ऑर्डर अलग से, स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 में लाया गया। उसमें लिखा गया कि भैया ये स्केड्यूल ट्राइब ST हम सेंट्रल पर्पज के लिए डिक्लेयर करेंगे, और ये ST हम इन स्टेट्स में ये पर्टिकुलर ट्राइब्स ST डिक्लेयर की जाएंगी। तो प्रेसिडेंट ने एक बार ऑर्डर इशू कर दिया,
लेकिन भाई इसे अमेंड प्रेसिडेंट अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, अमेंड कर सकता है इसे पार्लियामेंट ही। तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद कौन कौन सी ट्राइब्स एसटी ट्राइब कंसिडर की जाएंगी तो वो पहले डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में कौन से ट्राइब इंक्लूड किए जाएंगे या एक्सक्लूड किए जाएंगे, दैट मीन्स उस इनिशियल नोटिफिकेशन को अमेंड प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया जाएगा उसके लिए, तभी जाकर के किसी को एसटी स्टेटस मिलता है। ये बात तो समझो। तो लिस्ट जारी कौन करेगा? पहली लिस्ट जो कि ऑलरेडी जारी की जा चुकी है 1950 में, प्रेसिडेंट। अमेंड इसमें किया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट कानून बना के अमेंड कर सकती है बस। क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? लोकल कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, इसने क्राइटेरिया सजेस्ट किया है और इसे यूजुअली कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि भैया आपकी प्रिमिटिव थोड़ी ट्राइब होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, शाइनेस होनी चाहिए किसी एक ट्राइब में, है ना, थोड़ी शाइनेस टू कॉन्टैक्ट विद लार्जर कम्युनिटी, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। जिस जिस ट्राइब में ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी उन्हें कंसिडर किया जाएगा फॉर एसटी स्टेटस। अब इसे देखेगा कौन? भाई सबसे पहले यूजुअली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन एक रिपोर्ट बनाता है कि भाई ये पर्टिकुलर ट्राइब है अपने स्टेट में और इन पैरामीटर्स पे हमारा ये मानना है इन पैरामीटर्स पे ये खरी उतरती है, तो इसे एसटी स्टेटस दे दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट इसे ट्रांसफर करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसे बस रिव्यू करेगी प्रपोजल को और फिर भेजेगी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, क्योंकि इसके पास पूरा पॉपुलेशन का डेटा होता है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन का पूरा डेटा है इसके पास। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट को, जो कि मोटा ने इसे ट्रांसफर की है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसे वेट करेगा, इस फाइल को इसमें वेटिंग करेगा, बोलेगा कि हाँ ये बात ठीक है, मेरा ये मानना है कि अवेलेबल क्राइटेरिया लोकल कमेटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये ट्राइब जो है फिट बैठती है और डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग कि हाँ सच में इसे एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। फिर एनसीएसटी भी इसे कंसिडर करता है इस रिकमेंडेशन को, वो अपना ओपिनियन इसमें देगा। ओपिनियन बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको मालूम है ओपिनियन इनका किसी का भी बाइंडिंग नहीं है, यह यूनियन कैबिनेट चाहे, क्योंकि ये ना एकदम अनऑफिशियल प्रोसेस है, चाहे तो यूनियन कैबिनेट खुद आकर के ये बोल दे कि हम इसे एसटी स्टेटस देंगे और अगले दिन पास करवा दे कानून, ऐसा ही तो हो रहा है ना। तो ये यूजुअल प्रोसेस है जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है। फिर यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद नॉर्मली संसद में विधेयक पेश किया जाता है ना, और वो फिर पास भी हो जाता है और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद एसटी का स्टेटस उन्हें मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट इट, और ये हमारा फ्लैगशिप पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।